अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं, रेलवे एग्जाम में साइंस जितने बढ़िया से पूछी जाती है, साइंस में आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर उतने अच्छे से पूछा जाता है। ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन में घेरे रहते हैं कि सर ये न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता, सर ये न्यूमेरिकल में यू वी एफ नहीं समझ में आते। मेरे भाई, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रेलवे में ऑप्टिक्स के कम से कम 10 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वो 10 टाइप के न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज की वीडियो को पहली बार देख रहे हो। आप लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख ले। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद फिजिक्स छोड़िए, पहले ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स का ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। कोई भी न्यूमेरिकल आपको आंख उठा के नहीं देख पाएगा कि मैं आपसे बनने वाला नहीं हूं। सारे के सारे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। आज मैं आपको 10 टाइप के न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं। और मेरे भाई, ये जो 10 टाइप के न्यूमेरिकल है ना, मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाने आया हूं, मैं आपको सिखाना है। तो ये 10 टाइप के न्यूमेरिकल मैं आज आपको पूरे टाइप के न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ईमानदारी के साथ बहुत ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा जल्द तक सेशन को शेयर कर दीजिए और जरूर अगर लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सब में ऑप्टिक्स का चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलो फिर आज के पहले टाइप के न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला न्यूमेरिकल देखिए, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल क्या है। बोला जा रहा है एक डबलेट में 2 लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, यहां पर जो उत्तल लेंस दिया गया है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हमेशा इस बात पर ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हो। और दूसरा बताइए कौन सा है? सर दूसरा हमारा अवतल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी, सर अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो -50 ली जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। फिर बोला जा रहा है इसकी प्रभावी फोकस दूरी और प्रभावी क्षमता बताइए। लग जाएगा बच्चों। हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी 2 चीजें, 2 लेंस आपस में जुड़ते हैं तो याद रखना उनका जो नेट पावर होता है, सर नेट पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P1 + P2। तो सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आप यहां से एक बार P1 बता दो सर, और यहां से एक बार आप P2 बता दो, बस सवाल सॉल्व। मैंने कई बार बताया है कि जब भी कभी आपके पास पावर या फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में होती है तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 100/F। ये हमारा कैसे तो फॉर्मूला होता है। तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो 100/20 कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पर पावर बन जाएगी 5 डायोप्टर। ये 50 सेंटीमीटर है तो 100/50 कितना? 2 डायोप्टर, माइनस का 2 डायोप्टर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं नेट पूछूं कि नेट पावर कितनी होगी, तो कह देना नेट पावर हो जाएगी 5 है, और माइनस का 2 डायोप्टर, तो मेरे भाई नेट पावर आ रही 3 डायोप्टर। चेक कर लो जल्दी से, इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो नेट पावर जब 3 डायोप्टर आ गई तो भैया अगर पावर 3 डायोप्टर है तो जल्दी से बता दो अब नेट फोकस दूरी क्या हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में पूछना चाह रहे हो तो 100/3 कर दो, और 100/3 का मतलब हो गया 33.33 सेंटीमीटर। बोलिए भाई, बात सबको क्लियर है ना? तो सवाल का सही आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का सही आंसर है। तो यहां पर जो फॉर्मूला मेन इस्तेमाल हुआ है वो फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन, पहले टाइप का न्यूमेरिकल, भाई जल्दी बता दो सब लोग कमेंट करके। आप सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए बच्चों, अगला टाइप का सवाल देखिए। ये वाला सवाल भी बड़ा प्यारा है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही है। बोला जा रहा है यदि 5 डायोप्टर के 2 लेंस अलग अलग कुछ दूरी पर रखे हो तो समतुल्य बताइए शक्ति क्या है। मतलब इन्होंने बोला है कि मेरे पास 2 लेंस है, पहले की क्षमता भी +5 डायोप्टर है और दूसरे की क्षमता भी देख लीजिए कितनी है सर, +5 डायोप्टर है। लेकिन मैं इन दोनों लेंसों को ऐसे कुछ दूरी पर रखना चाहता हूं, देख लीजिए ऐसे कुछ दूरी पर रखना चाहता हूं कि समतुल्य शक्ति ऋणात्मक आ जाए। देखो ऐसे कुछ दूरी पर रखना चाह रहा हूं कि इनकी जो नेट पावर है सर, इनकी जो नेट पावर है मेरे भाई, वो नेट पावर कैसी आ जाए सर? नेट पावर आ जाए नेगेटिव।
तो बताइए वो दूरी क्या होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी भैया। देखिए क्या बात है, टमेटो बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो प्लस वाली क्षमता वाले लेंसों को जोड़ने से पावर नेगेटिव आ सकती है? यस, हमेशा ध्यान रखना, जब दो लेंस कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनकी जो नेट पावर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2। ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला कह सकते हो उस समय लगाया जाता है जब दोनों लेंस जो है कुछ दूरी पर रखे हों। लेकिन मेरे भाई सर हमें तो नेट पावर कैसी चाहिए? नेगेटिव। सर ये नेट पावर कैसी चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है सर जब P1 प्लस P2 का मान कम हो और dP1 P2 का मान ज्यादा हो। आप मुझे बताओ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा भाई? dP1 P2 का मान अगर ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस में, तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है। चलो वैल्यू को पुट करते हैं भैया। तो P1 P2 कितना है? तो कहना P1 P2 5 डायोप्टर 5 डायोप्टर, आहा 5 डायोप्टर 5 डायोप्टर, तो 5 प्लस 5 ग्रेटर देन यहां पर D और यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 5। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बताओ जल्दी से। तो अच्छा ऐसा तो नहीं कर रहा है सर, एक 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, दूसरे 5 से भी दूसरा 5 कैंसिल। मैया माफ कर दे मोरी मैया, ऐसा नहीं होने वाला यार ये सब। चलो देखो उधर। तो बच्चों 5 प्लस 5 10 और वहां पर कह सकते हो 5 गुणे 5 25। देख लो। तो आप बताइए अगर मैं यहां से डी की वैल्यू देखूं तो डी की वैल्यू 2/5 मीटर से 2/5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा सर अगर 2/5 है तो मेरे भाई 2/5 को आप सेंटीमीटर बना लो, यानी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे भाई 5 दूनी 10, यानी देख लीजिए 20 की दूरी 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी। पहले ये मीटर में था, 100 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना दिया उसको? सर सेंटीमीटर बना दिया। अब मेरी बात समझो, यानी अगर आप इनके बीच की दूरी को 40 सेंटीमीटर से ज्यादा कर देते हैं तो मेरे भाई इनके कॉम्बिनेशन की जो नेट पावर है वो नेगेटिव आ जाएगी। बेहतरीन टाइप का सवाल, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है ये वाला। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए बच्चों, ऐसे सवाल भी कई बार एग्जाम में देखे गए हैं आपके, और मेरे भाई इस तरह के सवाल सॉल्व करने से पहले लोग हथियार डाल देते हैं, पता है आपको? है, लेकिन बड़ा आसान है। किसी उत्तल दर्पण, जब भी कभी ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो पहले तो आप लोग दर्पण का प्रकार बना लीजिए। उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण है तो बना लो भैया उत्तल दर्पण है। तो मैंने देखिए आपके सामने इस तरीके से एक उत्तल दर्पण बना लिया। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया मेरे दोस्त, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में ये रहा इसका क्या? मुख्य अक्ष। फिर आपको पता है कि मेरे भाई ये हमारा पोल हो गया। इसके बाद आपको पता है कि आगे क्या होता है? फोकस होता है, और आगे हमारा होता है सेंटर। ये बात देखो सबको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा पूरा डिटेल में, अभी यूट्यूब पे पढ़ाया था परसों नरसों है उत्तल दर्पण के लिए। सर उत्तल दर्पण की खास बात ये होती है कि आप वस्तु को कहीं भी रखिए, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ध्यान रखना पोल और फोकस के बीच भी बनता है। वस्तु को कहीं भी रखिए सर, प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। चलिए अब सवाल पढ़िए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है भैया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी राइट साइड होती है, इसलिए प्लस है। किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखें ताकि उसका प्रतिबिंब आधे आकार का बने? छोटा बनता है तो आधा आकार बन सकता है। तो बताइए ये वस्तु की दूरी कहां होनी चाहिए? सर वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए? यू का मान तुमसे पूछ रहा है, ताकि बनने वाला प्रतिबिंब आधे आकार का हो। ठीक है, चलो अब सुनो बच्चों, जैसे ही इन्होंने कहा कि बनने वाला प्रतिबिंब आधे आकार का है, तो यहां से एक टर्म तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, वो टर्म होगा आवर्धन क्षमता m। तो कहना आवर्धन तो देखो सर आधे आकार का है, तो आधे आकार का है तो आवर्धन को हमने आधा ले लिया। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसको +1/2 को हो गए। एक तो आकार आधा है, सीधा है, इसलिए +1/2। उल्टा होता तो -1/2। फिर आप लोग यहां दर्पण के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाओगे कि सब दर्पण के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -v/u। एक एक सिंगल पॉइंट बता रहा हूं। अगर यहां लेंस होता तो लेंस का +v/u लगाना होता, तो -v/u लगाओ। अब m की वैल्यू रख दीजिए जल्दी से, m की वैल्यू 1/2 है,
तो 8/2 को आप जैसे यहां से बैलेंस करेंगे माइनस का v बटे यू के साथ, तो अब v का मान निकालो, क्योंकि u का वहां निकालना है तो यहां से v का निकालिए। तो v का मान निकलाएगा बच्चों माइनस का u/2। देख लो, बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है? आपने क्या निकाला सर? आपने v की वैल्यू निकाल ली माइनस के u/2। चलो अब दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। सर दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए फोकस दूरी कितनी है? 20, 8/20। v का मान कितना है? माइनस का u/2, माइनस का u/2 लगा दो तो माइनस का 2/u प्लस 1/u। अब तो आंसर बता दो यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना है, बोलिए। तो ये माइनस का 1/u, सर माइनस का 1/u को आप 8/20 कह देना, तो बताइए u बराबर कितना हो जाएगा? सर u बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये देखो पूरा सवाल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, जानबूझ के मैंने आंसर नहीं दिए ताकि आप लोगों को सवाल को पूरा सॉल्व करके दिखा सकूं। इसलिए ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि YouTube में मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कैसे पढ़ाते हैं, है ना। YouTube पर ज्यादातर लोग हड़बड़ाहट में कभी प्लस कभी माइनस, प्लस आ गया तो माइनस बना देते हैं, माइनस आ गया तो प्लस बना देते हैं, कहीं से कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, कभी आज तक साला समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने आपको सटीक तरीके से बताया, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, एक तो आवर्धन क्षमता लिखिए, लेंस है कि दर्पण है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर रिलेशन बनाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा और एकदम सही आएगा। कहना यहां आंसर तो माइनस में आया, माइनस में आना चाहिए क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी देखो सर, नेगेटिव साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो ये हमारा तीसरे टाइप का सवाल था। आगे बढ़िए, ये वाला सवाल देखिए बच्चों, ये हमारा उत्तल लेंस का सवाल आ गया। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले मेरे भाई आपको उत्तल लेंस बनाना होगा। हमने ये उत्तल लेंस बना दिया, और उत्तल लेंस की मैंने ये देखिए सर, उत्तल लेंस की मैंने ये देखिए सर क्या बना दिया सर। उत्तल लेंस में कल भी मैंने बताया था ये f1 होता है सर, उत्तल लेंस में ये हमारा 2f1 होता है। यहां पर बताइए क्या होता है सर? यहां f2 होता है, और उत्तल लेंस में मेरे भाई यहां पर होता है 2f2। बोलिए, प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है मेरे भाई। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। इस लेंस के सामने सर, इस लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबा पिन रखा है मेरे भाई। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। और बच्चों इस लेंस के सामने कितना? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो ये दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिन रख दिया। इस पिन की लंबाई कितनी है सर? इस पिन की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ये जो पेन है सर, इस पेन को मैंने ओ कह दिया। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए पिन की छवि की लंबाई क्या होना चाहिए, यानी प्रतिबिंब बनेगा ना। तो मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूं। तीसरा प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो मेरे भाई ये वाला जो केस होता है, सबसे लास्ट वाला केस होता है, जब वस्तु को O और F1 के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। हाँ, वस्तु के पीछे बनता है। तो वस्तु के पीछे कहीं पर भी बन सकता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसीलिए इसके लिए जो भी हमारे V आएगा सर, जो भी हमारा V आएगा, V सर, इस V का जो मान होगा, V का मान वो देखो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, और V का मान डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, टोटल लेफ्ट साइड है। यकीन ना हो तो करके देख लेना चाहिए, है ना। चलो अब V की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन हमें एक चीज और निकालनी है, पिन की छवि की लंबाई, मतलब IB चाहिए। हम लोग दोनों चीजें निकालेंगे, है ना। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस 20, V मुझे निकालना है, U का मान सर वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, लेकिन लेफ्ट साइड है, नेगेटिव रख दीजिए, तो U का मान -10 रखना। जैसे ही -10 रखेंगे तो यहां +10 हो चुका होगा। आप बताओ 1/v बराबर हो जाएगा 8/20 माइनस 8/10। एलसीएम ले लीजिए 20 का, 20 एकम 20, 10 दूनी 20। फाइनली आप देखिए यहां से V बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर। बोलो भाई आ गया ना। तो V बराबर यहां से क्लियर हो गया कि V बराबर हमारा -20 आए। और मैंने पहले भी आपको कह दिया था, V आपका 10 से ज्यादा आएगा, और 10 से ज्यादा आया और कितना आया? -20।
है ना। -20 का मतलब आपने ये जो सर इमेज बनाई ना, ये वाली इमेज, है ना, ये आपने अंदाजे से बनाई है, मुझे पता है, लेकिन जैसे ही -20 आया तो क्लियर हो गया कि इमेज यहां होगी। अब आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है इमेज की लंबाई। तो इमेज की लंबाई निकालने के लिए फिर से एक बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, I/O बराबर V/U। हमेशा ये दो टर्म बराबर होते हैं। चलो, आपको प्रतिबिंब की लंबाई I पूछी जा रही है, वस्तु की लंबाई O दी रही है, कितनी दी रही है? 2 सेंटीमीटर। V का मान कितना है सर? V का मान -20। U का मान कितना है सर? U का मान -20। अरे देखो भैया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, अरे कुछ मिस्टेक हो गई। U का मान -20 थोड़ी ना है, U का मान है -10। देख लो, तो 20/10 2। तो फाइनली आप मुझे बताओ यहां से जो हमारा प्रतिबिंब आया है सर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई है सर? प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर आ रही। तो दो डेटा बहुत पूछे जाते हैं, एक तो प्रतिबिंब की दूरी इस सवाल में पूछा जाएगा और प्रतिबिंब की लंबाई। हमने आपको दोनों बता दिया, प्रतिबिंब की दूरी क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होना चाहिए। ठीक है ना। चलो आ जाइए। तो ये उत्तर लेंस का एक सवाल था, ये लीजिए। अब देखो बच्चों, अगला नंबर सवाल, ये बड़ा प्यारा सवाल है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इसलिए क्योंकि इसमें ना उत्तल और अवतल का, अवतल दर्पण में जब भी कभी अवतल दर्पण का सवाल आता है या अवतल दर्पण का, तो उसमें आभासी और वास्तविक देना जरूरी होता है, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। सवाल देखिए, किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए? दो बातें दी, एक तो दर्पण कौन सा है, तो मेरे भाई कह देना दर्पण तुम्हारा अवतल है। ये देखिए, दर्पण कौन सा है सर? दर्पण हमारा है अवतल, है ना। मैंने कह दिया ये दर्पण हमारा अवतल है। फोकस दूरी कितनी दी जा रही है? 20 सेंटीमीटर। तो ये सर पोल हो गया, ये सर फोकस हो गया, ये सर सेंटर हो गया, और ये सर हमारा इनफाइनाइट हो गया ऐसे। अब देखो क्या है, किसी वस्तु के 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ध्यान सुनिएगा, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब सर फोकस दूरी हमारी अवतल दर्पण के लिए -30 सेंटीमीटर हो रही है ना। फिर लिखा है अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब से, यहां देखो एक लाइन गलत लिखी है, प्रतिबिंब से नहीं वस्तु से 5 गुना बड़ा बने। हमें बताना है कि उसका वस्तु, हरा देखो, अवतल दर्पण से वस्तु कहां रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा बने। बच्चों, वस्तु से 5 गुना बड़ा बने, और पहली कंडीशन लिखी है कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? वास्तविक बनना चाहिए। यानी पहली वाली कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए और दूसरी वाली कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए। आपको ये दोनों कंडीशन सॉल्व करनी मेरे भाई। तो हम लोग पहली कंडीशन सॉल्व कर लेते कि मान लीजिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, पहली कंडीशन से है। जब बनने वाला प्रतिबिंब मेरे भाई कैसा बोला जा रहा है सर? बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। तो आपको करना क्या है सर? सबसे पहले तो आप देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। बोलिए, होता है ना। आप बताओ आवर्धन क्षमता m बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। उल्टा है तो -5। ओके, तो पहली वाली कंडीशन में m आपको -5 लेना होगा। फिर आप बताओ दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है m का? -v/u लगा दिया। -v/u लगाने के बाद माइनस कैंसिल, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 5u। v बराबर 5u आ चुका है। चलो अब जल्दी से दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। सर दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। फोकस दूरी अवतल दर्पण है -30, v का मान 5u देख लो प्लस 1/u। जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए। तो मेरा भाई एलसीएम कितने का हो जाएगा? एलसीएम 5 का, 5u का एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6, है ना। तो मेरे भाई यहां से जो डेटा सॉल्व करने से आ जाएगा वो -8/30 बराबर, तो 8/5 + 8 यानी ये हो जाएगा हमारा 6/5u। मेरे भाई आप साफ साफ देखिए, यहां से आप कह सकते हो कि 30 को हम 5 से कैंसिल कर देना 6 बार, 5 × 30, तो u बराबर कितना आ जाएगा सर? u बराबर आ गया -36 सेंटीमीटर, यानी पहली वाली कंडीशन से u हमारा -36 आया। अब मैं इसको फील भी कर लेता हूं। बच्चों पहली वाली कंडीशन में हम लोग पीला वाला मार्कर यूज कर ले रहे हैं,
तो पहली वाली कंडीशन में देखो फोकस दूरी 30, फोकस दूरी 30, तो वस्तु रखी रही है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे। और देखो अगर वस्तु यहां से यहां तक कितनी दूरी पर रखी रही है, सर वस्तु रखी रही है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखो मेरे भाई प्रतिबिंब इसका 5 गुना बड़ा बनेगा इनफिनिट और सेंटर के बीच में। और कितने गुना बड़े बनेगा? 5 गुना। देख लो, ओके। तो ये एकदम सही बात है कि जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होती है, प्रतिबिंब सेंटर और इनफिनिट के बीच बनता है, इसलिए यू का मान -36 आया। -36 ये दिखाता है कि वस्तु जो है सी और एफ के बीच में है। क्लियर? दूसरी वाली कंडीशन बताइए क्या? सर दूसरी वाली कंडीशन में वस्तु को बोला जा रहा है, सर वस्तु है हमारे पास कैसी, यहां पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं दूसरी वाली कंडीशन। सर दूसरी वाली कंडीशन में वस्तु आभासी है, तो अगर सेकेंड वाली कंडीशन में वस्तु आभासी है हरा, और आभासी प्रतिबिंब मैंने हमेशा बताया कैसा होता है मेरे दोस्त, सीधा सीधा होता है। तो आप बताओ यहां पर जो है आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, तो कह देना आवर्धन क्षमता हो जाएगा +5, 5 गुना है लेकिन सीधा है। और दर्पण की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, सर -V/U। तो -V/U को हमने 5 कह दिया यहां से। आप बताओ यहां से V कितना हो जाएगा, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि V बराबर हो जाएगा -5U। बोलो हो गया? सर V बराबर 5U हो गया, तो आपको करना क्या? सर एक बार फिर से हमें लगाना है दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u। ओके सर, f की वैल्यू -30, v का मान -5/u, u का मान उसी तरह से। अब आप सोचो कितना होगा, तो नीचे तो 5 सही है, ऊपर आ जाएगा हमारा 4, 5 6 30, देखो 1 - 8/5, 4/5, तो 4/5, 5 6 30, u बराबर -24। यहां से सॉल्व करके देख लीजिए, तो u का मान हमारा कितना आ जाएगा -24। देख लो, यानी पहली वाली कंडीशन में वस्तु को 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, और दूसरी वाली कंडीशन में वस्तु को 24 सेंटीमीटर। अब देखो भैया फोकस तक की दूरी कितनी थी, सर फोकस तक की दूरी थी 30, लेकिन अगर वस्तु को तुमने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, कितनी दूरी पर, ये दूसरी वाली कंडीशन को मैं सफेद मार्कर से बना रहा हूं, तो वस्तु पोल और फोकस के बीच में, और पोल और फोकस के बीच में, तो देखिए प्रतिबिंब 5 गुना बढ़ेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, और ये वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 टाइप के न्यूमेरिकल है ना, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके बस रख लो, इसके बाहर आपके एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही सबसे ज्यादा पूछा गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अवतल दर्पण का सवाल आएगा और 5 गुना 3 गुना 4 गुना बोलेगा, तो वो एक चीज और क्लियर करेगा कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है ना। चलो नेक्स्ट टाइम ये लो। अब जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, अब ये वाला सवाल है किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर के फोकस, उत्तल लेंस का सवाल आ गया। उत्तल लेंस में भी सेम चीज क्लियर करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस भी आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है, दर्पण नहीं है। जैसे कि किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो सबसे पहले तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग प्लस मानते हैं, तो हमने प्लस मान ली। ओके, फिर इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, ताकि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने, वो भी आभासी। देख लो, चाहे बोला है ना 3 गुना बड़ा और आभासी। तो बच्चों 3 गुना, इसलिए आवर्धन क्षमता हमारी 3, और आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा +3। अब यहां पर आपको इन्होंने किसका मान पूछा है, देख लीजिए, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी तुमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई इस सवाल में कैसे लगाएंगे, हमने निकाल लिया कि आवर्धन क्षमता +3 होगी, क्योंकि 3 गुना बड़ा है, आभासी था इसलिए सीधा है। अब इस बार हमें क्या लगाना है बच्चों, इस बार हमें जो है लेंस का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाना है, और लेंस के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला प्लस का V/U होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें लगा दो जरा। तो आवर्धन हमारा 3 प्लस V/U, तो आप बताइए V बराबर कितना, सर V बराबर 3U। V बराबर 3U। क्या करना है अब आगे, कुछ नहीं सर, आप लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। अब बताओ लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, तो आप मुझे बताइए, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, v की वैल्यू 3u हो गई, और u उसी तरह से, देख लो है ना।
अब देखो यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो जा रही थी मुझसे। आपको पता है कि लेंस फॉर्मूला प्लस में नहीं होता, 1/v माइनस 1/u होता है। छोटी सी मिस्टेक है, v का मान 3u तो 3u और u ऐसे, और ध्यान रखना u का मान हमें निकालना है, पहले से नेगेटिव मत रखा कीजिए। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको निकाला जाता है, चिन्ह बाद में ऑटोमेटिक बताता है कि मैं पॉजिटिव हूं कि नेगेटिव हूं, तो लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ना। अब आप बताइए ये क्या आ जाएगा सर, यहां पर 1/12 को अगर हम सॉल्व करके देखें तो मेरे भाई ये माइनस का 2/3 आने वाला है, देख लो चाहे। और 2/3 से अगर मैं यहां से u निकाल के देखूं तो 3 × 12 सर माइनस का 8 सेंटीमीटर आएगा। चेक कर लो जल्दी से। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि अगर उत्तल लेंस में -8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा इस कंडीशन में, तो आपके बनने वाला प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा, वो भी आभासी। अरे बच्चों मैं चाहूं तो इसका डायग्राम भी बना सकता हूं। ये देखिए उत्तल लेंस, ये रहा उत्तल लेंस, ये लीजिए। आपको पता है उत्तल लेंस में हमारे पास ये रहा ऑप्टिकल सेंटर O, ये क्या रहा, ये रहा F1, ये रहा तुम्हारा 2F1। देख लीजिए ये क्या रहा सर, ये रहा F2 और ये रहा तुम्हारा 2F2। फोकस दूरी कितनी दी रही थी, 12 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर। वस्तु को कितनी दूरी पर रख रहे हो, 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेगा फोकस दूरी लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव टू लिया, इसका मतलब आपको ज्ञान अधूरा है। मेरे भाई उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F1 नहीं होता, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2 होता है, F2। और इसी F2 की वजह से इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, तो बताइए -8 तो 12 से कम, यानी यहां कहीं रखा होगा वस्तु। और आपको पता है कि जब भी कभी वस्तु को हम लोग कहां पर रखते हैं, O और F1 के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। देख लो 3 गुना बड़ा बना, सीधा बना। तो मैंने हर एक क्वेश्चन का ना आपको रे डायग्राम भी बनाया है, हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो आ जाइए, ये लीजिए। ये वाले सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट करो मेरे भाई। इस वाले सवाल को आप इंटर में पढ़ते भी हो, और इस बार जो है रेलवे के एग्जाम में ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखिए क्या है, एक वस्तु और उसका वास्तविक प्रतिबिंब, एक वस्तु और उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के फोकस से क्रमशः 25 और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण की फोकस दूरी बताओ। बच्चों ये वाले सवाल में देखो कई बार दर्पण का नाम ही नहीं लिया कि दर्पण कौन सा है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और मैंने कईयों बार बताया भैया, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्पण का काम है। वो दर्पण कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल। अवतल के अलावा कोई ऐसा दर्पण नहीं है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाए। ये पोल, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा सेंटर, और ये तुम्हारा इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब सुनो। एक वस्तु और उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की फोकस से, दर्पण के फोकस से, सर दर्पण के फोकस से 25 और 16, पहले 25 बोला है बाद में 16। अब आप बताओ 25 और 16 में से 16 कम होता है, 25 ज्यादा। तो देखो फिर से, वस्तु और उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब 16। तो वस्तु दूर है ना, तो वस्तु को हमें बनाना होगा थोड़ा सा सेंटर के इधर, ताकि वस्तु की जो दूरी है वो बताइए फोकस से कितने सेंटीमीटर बन जाए, 25 सेंटीमीटर बन जाए। देख लो है। और आपको पता है कि इसका प्रतिबिंब 16, तो मेरे भाई 16 सेंटीमीटर को हमें सेंटर और फोकस के बीच में बनाना होगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बनाना होगा। ये हमारा प्रतिबिंब आई है, और इस आई की जो दूरी है फोकस से वो बताइए कितने सेंटीमीटर है, सर वो है 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देख के डायग्राम बनाना होगा। मतलब हमें वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो फोकस से दे दी गई, और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो हमेशा इस बात को याद कर लो, ये याद कर लो, अगर आपको दर्पण के फोकस से वस्तु की दूरी दे दी जाए, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी दे दी जाए, तो ध्यान रखना दर्पण की फोकस दूरी f निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √x × y। एक तो ये याद कर लो।
दर्पण की फोकस दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √x × y। अब देखो 25 और 16 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो रे, या फिर डायरेक्ट ही अंडर निकाल लो, तो 25 का √5, 16 का √4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो रही। वो अलग बात है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती, तो आंसर में नेगेटिव लगा देना। अब आप कहोगे तो हम तो मानते नहीं ट्रिक को, कोई बात नहीं, मत मानिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं 2 मिनट में है। बच्चा मान लीजिए इसकी फोकस दूरी f है, तो यहां से यहां तक की दूरी f, ओके। सिमिलर यहां से यहां तक की दूरी भी f। बोलो बोलो, अब आप बताओ, अगर दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया जाए तो दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। फोकस दूरी f मुझे निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी ये नीचे वाली f + 16, तो मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 1/f + 16 है, वस्तु की दूरी हो जाएगी 1/f + 25। अब ये आपके सामने एक इक्वेशन आ रही, और आपने गणित में इस इक्वेशन को दसियों बार पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो सीख लीजिए इसको, है ना। गणित में इस इक्वेशन को कई बार आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर अगर लिखा है 1/x, है ना, 1/x बराबर 1/x + a प्लस 1/x + b। अगर आपके सामने कभी ऐसी इक्वेशन आती है तो ध्यान रखना, इस इक्वेशन का जो हल होता है वो होता है x बराबर रूट के अंदर a × b। सेम वही इक्वेशन है। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन का हल क्या हो जाएगा? सर इस इक्वेशन का हल हो जाएगा √16 × 25, और √16 × 25 कितना होता है सर? 20 सेंटीमीटर होगा। बोलो, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ऐसे नहीं मजाक में वो कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, और ये सब पूरा बेसिक है। अगला टाइप सुनिए, है ना। अब देखो अगला टाइप मैं बताने से पहले कुछ और, ये सवाल भी अच्छा है लेकिन उसको बताने से पहले मैं और 1-2 टाइप और बताता हूं जो आसान है थोड़ा सा। जैसे कि ये वाला टाइप देखिए, ये वाला सवाल डुबाने वाला सवाल है ना। देखिए ध्यान सुनिए, क्या है बोला जा रहा है कि अपवर्तनांक सूचकांक म्यू बराबर 1.5 के कांच से बने पतले लेंस को हवा में फोकल लंबाई इतनी है। जब ये पानी में डुबो दिया जाता है तो बताइए फोकल लंबाई क्या? लेंस। ओके बच्चों, ध्यान रखना, लेंस की फोकस दूरी जब हम लोग हवा में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर ब्रैकेट में μ-1, और याद रखना अंदर हो जाता है 1/r1 - 1/r2। ये वाला एक फॉर्मूला भी है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी लेंस की फोकल लंबाई निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला म्यू के पदों में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के पदों। अब देखो इन्होंने क्या बोला, सर कांच का अपवर्तनांक 1.5 इतना दिया गया है, पानी का इतना दिया गया है। बोला जा रहा है नई फोकल लंबाई बताइए जब इसको पानी में डुबो दिया जाता है। तो हमें यहां पर 2 बार कंडीशन लगानी होगी। एक बार हवा के लिए, तो मेरे भाई हवा के लिए जब ये कंडीशन लगाओगे ना तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर, ओके, ऊपर हो जाएगा ग्लास का कितना बोला जा रहा है? ग्लास का, चलो बट डायरेक्ट ग्लास का रख देता हूं। ग्लास का कितना है? 1.5 का मतलब होता है 3/2 - 1, और आगे बताइए क्या हो जाएगा? 1/r1 - 1/r2। मेरे भाई जब हवा में होता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यही लेंस को हमने किसमें डुबो दिया? किसी लिक्विड में डुबो दिया, जैसे कि पानी, तो पानी के लिए नई जो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f' पानी। तो पानी में डुबोने पर पता है क्या होता है? फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऊपर कांच का अपवर्तनांक 3/2, 1.5 जो दिया था वो रखा रहने दीजिए, बस नीचे इस बार पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और आ जाता है। बाकी और किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी दर्पण को अगर तुमने पानी में डुबोया है तो उसकी फोकस दूरी नहीं बदलती, लेकिन अगर किसी लेंस को तुमने पानी में डुबोया है तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। कैसे? कुछ नहीं करना सर, नीचे जो है ना द्रव का अपवर्तनांक से डिवाइड हो जाता है, बस उतना कुछ नहीं है। तो ये नया वाला हमारा फोकस दूरी हो रही। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये नई वाली फोकस दूरी f' पता करना है, और पुरानी वाली फोकस दूरी, सर पुरानी वाली फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर पता है। तो ये 12 सेंटीमीटर पता क्या f है, और f' पता करना है। तो हम कैसे पता करें? कुछ नहीं करो सर, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दो। जैसे आप डिवाइड करोगे, बड़ा टर्म कैंसिल, इधर साइड डिवाइड करेंगे तो ऊपर f' चला जाएगा, नीचे f आ जाएगा। f का मान 12 है,
देख लो। चलो अब इधर देखिए सर, 3/2 - 1, 3/2 - 1 8/2 हो जाएगा। इधर आइए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते मेरे भाई। अगर इसको सॉल्व करें तो 9/8 है, ये 9/8 है। 9/8 - 1 8/8, 8/8। अरे अब बताओ 8/2 8/8 को अगर डिवाइड किया जाए तो 4 आ जाएगा, 8 ऊपर 2 नीचे, है ना मेरे भाई। तो 12 चौटो 48। तो देख लीजिए नई वाली जो फोकस दूरी आ रही वो 17 सेंटीमीटर आ रही, ये नई वाली फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर आ रही। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा। तो जब भी कभी किसी लेंस को अगर तुमने पानी में डुबो रखा है तो मेरे भाई उसकी फोकल लंबाई बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, ठीक है। होता क्या है कि जब हम जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहां पहले ऊपर ग्लास होता है, नीचे एयर होता है, ओके। एयर का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए यहां कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही एयर नहीं पानी, तो पानी का अपवर्तनांक 4/3, वो हमने यहां पर वैल्यू रख दी, आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलो आ जाइए, अगले टाइप का सवाल सुनिए, है ना। मैंने अलग अलग टाइप के सवाल लाया हूं ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। जैसे कि ये वाला एक सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है ऑप्टिक्स का। ये सब 10वीं स्टैंडर्ड के सवाल है और इसको भी थोड़ा ध्यान से समझो, कायदे में है। सवाल देखिए क्या, एक वस्तु 24 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण की ओर बढ़ रही है। इस बार वस्तु तो है, लेकिन वो वस्तु मेरे भाई अवतल दर्पण के सामने बढ़ रही है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये रही तुम्हारी क्या सर, ये रही हमारे पास एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आपको बता दें ये हमारा अवतल दर्पण है, पोल। आपको बता दें ये फोकस, और ये तुम्हारा क्या हो गया सेंटर, और मेरे भाई ये क्या हो गया इन्फिनिट। सुनते रहिएगा। एक वस्तु 24 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की ओर बढ़ रही है। फोकस दूरी सर आपने दे दी हमें, कितनी दे दी सर, फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर दे दी, और वस्तु अवतल दर्पण की ओर बढ़ रही है, ओर जा रही है। जब ये दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है तो 24 सेंटीमीटर तो ये, 48 ये, यानी यहां पर कहीं वस्तु होनी चाहिए, ये वस्तु है। जब वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, जब वस्तु होती है मेरे भाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर उन्होंने दे दी, वो भी माइनस में होनी चाहिए। तो इसकी गति 9 मीटर पर सेकेंड है। तब इसकी जो गति है, स्पीड है, वस्तु की गति, ऑब्जेक्ट की स्पीड, वो है 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड ऐसे। तो इस क्षण बताइए इसके प्रतिबिंब का वेग क्या होना चाहिए। सर ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। इस बार वस्तु स्थिर नहीं है। देखो अगर वस्तु ये स्थिर होती तो मैं प्रतिबिंब बना लेता, प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। तो पहले आप मारो गोली, आप गोली मारो स्टेप वेलोसिटी को। पहले आप देखो वस्तु अगर इधर है, यू इतना है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम प्रतिबिंब की पहले दूरी निकाल लेते। तो मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी तो सीधा सीधा निकल आएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, दर्पण फॉर्मूले से मेरे भाई। फोकस दूरी 24 है तो रख दीजिए जल्दी से 24। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, वस्तु की दूरी हमारी 60 -60 इधर आएगा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 8/60 माइनस 8/24। एलसीएम कोई बताएगा कितना होगा। तो मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा 120 का, 60 दूनी 120, 24 पंचे 120। देख लो 2 - 5 3 -3, 3/120 सर 40। तो यहां पर आपको पता चल गया कि जो प्रतिबिंब होना चाहिए सर वो -40 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ओके, तो प्रतिबिंब कहां होगा सर, प्रतिबिंब इसका होगा -40 पर। अगर ये 24 है, 24 दूनी 48, यानी यहां कहीं हमारा होगा प्रतिबिंब। अब बात समझो, ये क्या है सर, ये वस्तु है। ये क्या होगा सर, ये इमेज, यानी ये हमारा प्रतिबिंब। छोटा लिख दिया मैंने, है। अब आप खुद सोचो, अगर वस्तु जो है दर्पण की ओर 9 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है, 9 मीटर नहीं लिखा, थोड़ा इसमें और सुधार करेंगे, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है, तो प्रतिबिंब कहां गति करेगा। तो आपको ये बात बताई गई है कि जब वस्तु इनफाइनाइट से सेंटर की ओर आती है तो प्रतिबिंब फोकस से सेंटर की ओर जाता है। अरे बोलो, तो सर प्रतिबिंब की जो गति होनी चाहिए वो कहां होनी चाहिए सर, वो दर्पण के दूर होनी चाहिए, दर्पण से दूर। तो आप अल्टीमेट ये बात समझ लो पहले तो,
कि जब वस्तु इनफाइनाइट से सेंटर की ओर आती है तो प्रतिबिंब फोकस से सेंटर की ओर जाता है। तो कौन दर्पण से दूर जा रहा है, कौन दर्पण के पास आ रहा है, तुमसे यह सवाल पूछा जाएगा। तो वस्तु दर्पण के पास आ रही है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। एक तो ये क्लियर हो गया, ऐसा ऑप्शन बनेगा कि प्रतिबिंब की स्पीड इतनी, दर्पण से दूर जा रही है, प्रतिबिंब की स्पीड इतनी, दर्पण के पास आ रही है। तो दूर और पास तो क्लियर हो गया आपको है, लेकिन सवाल ये भी प्रतिबिंब की स्पीड कितनी। तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं प्रतिबिंब की स्पीड निकाल लेना, उसको याद कर लो है बच्चों। प्रतिबिंब की स्पीड जब भी कभी आपको VI निकालना हो तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है -v/u का स्क्वायर इंटू, सर इंटू में हो जाता है मेरे दोस्त यहां पर वस्तु की स्पीड। वस्तु की स्पीड और प्रतिबिंब की स्पीड को हमने स्मॉल में लिखा है और उसके आगे I और O लिख दिया। ये प्रतिबिंब की स्पीड है, हरा ये प्रतिबिंब की स्पीड है। V और U ये वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी है, तो V 40 U 60। तो मेरे भाई माइनस बाहर और ये 40 और 60, तो 40 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर। और वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की स्पीड 9। आप जल्दी से डेटा सॉल्व कराइए और बताइए आंसर कितना। तो 2/3 स्क्वायर तो -4/9 इंटू 9। अरे तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब की जो स्पीड आ रही है वो हमारा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो आज मैंने आप लोगों को एक नए फॉर्मूले से परिचित कराया है कि अगर वस्तु की गति दी जाए और प्रतिबिंब की गति पूछी जाए तो कैसे निकालना है, वो मेरे भाई सीख लीजिए। माइनस क्या बता रहा है सर, माइनस बता रहा है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, राइट साइड है वो प्लस, राइट साइड है तो ये प्लस और ये लेफ्ट साइड है तो माइनस। बोले भाई क्लियर है ना, मजा आया सवाल में है। आगे बढ़ा जाए, ये लो। हाँ ये वाला सवाल देखिए मेरे भाई, ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल भी अभी आपने ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में पूछा गया। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये सवाल परीक्षा में आया हुआ सवाल है, मुझे पता आपको नहीं यकीन आएगा। मैं कह रहा हूं आप इसका फोटो लो, फोटो लेके गूगल में ढूंढो, खुद ही मिल जाएगा परीक्षा 2022 में है, नहीं तो मैं आपको सेट वेट भी दिखा दूंगा। और ये सवाल ना 1-2 बार नहीं, 2-2, 3-3 बार इस तरह का डेटा रिपीट हुआ। और मेरे भाई ये कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा, इसलिए मैंने आंसर भी साथ साथ लेके आया हूं। पहले सवाल देखिए क्या है, क्रमशः 10 डायोप्टर और 10/3 क्षमता वाले दो लेंस L1 L2 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप गौर से देखिए इन्होंने जो पावर दी है सर दोनों पावर प्लस में है। अगर दोनों पावर प्लस में है तो 101% जो है दोनों के दोनों लेंस हमारे, बताइए कैसे लेंस होंगे सर, दोनों लेंस उत्तल लेंस होंगे, उत्तल लेंस होंगे भैया। कैसे पता चला उत्तल लेंस है, क्योंकि दोनों पावर जो है हमारी पॉजिटिव है, दोनों पावर पॉजिटिव है। सर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों लेंस, सर दोनों लेंस जो है L1 L2 वो हमारे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से हमने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दिया। ये पहला लेंस हो गया डेट इज कॉल्ड L1, ये दूसरा लेंस हो गया डेट इज कॉल्ड L2। अच्छा सर आपने L1 L2 की पावर दे रखी है, हम क्या फोकस दूरी बता सकते हैं तुरंत? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, 100 से डिवाइड कर दो। 10 डायोप्टर है तो 100/10, सर इसकी फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर, 100/10 10 है ना, 100/10 करोड़ 10/3। ओके तो इसकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी सर, वो फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी 30 सेंटीमीटर। हमने दोनों की फोकल लंबाई भी निकाल ली। बहुत बढ़िया सवाल। अब आ जाइए, एक दूसरे से समांतर रखे हैं, वर्टिकल प्लेन में रखे हैं। एक वस्तु L1 से 15 सेंटीमीटर बाईं रखी जाती है। बहुत बढ़िया सवाल। एक वस्तु जो है L1 से बताइए कितना सेंटीमीटर बाईं रखी जाती है? 15 सेंटीमीटर बाईं रखी जाती है। ये वस्तु हो रही, और ये वस्तु बताइए L1 से कितना सेंटीमीटर बाईं रखी रही है? 15 सेंटीमीटर बाईं रखी रही है, ऐसे। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, मूल वस्तु और अंतिम छवि। मूल वस्तु तो यही हो गई जो बाईं रखी रही है, और इसका जो अंतिम छवि बननी चाहिए, अंतिम छवि का मतलब पहले प्रतिबिंब L1 बनाएगा और उस प्रतिबिंब का दूसरा प्रतिबिंब L2 बनाएगा, फिर वो हमारी फाइनल इमेज होगी। तो मूल वस्तु और फाइनल इमेज के बीच की दूरी बताइए। लग जाएगा, लग जाएगा। ऐसे 3 सवाल पूछे रहते। ये वाला सवाल तो फिर भी कैलकुलेशन वाला है। एक और सवाल इसी डेटा पे आया था, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता था पूरा। फिलहाल ये मुझे बताइए जरा,
आप भूल जाइए इस दूसरे वाले लेंस को, भूल जाइए, मार दीजिए गोली। आप सिर्फ ये बताइए पहले वाले लेंस में प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो क्या ना पहले वाले लेंस के लिए, सिर्फ पहले वाले लेंस के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस है ना, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी 10, उत्तल लेंस है +10, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है v। u कितना है पहले वाले लेंस का 15, इधर 15 है ना, -15 लेना है क्योंकि इस लेफ्ट साइड है -15, तो -15 लोड है बच्चों, तो यहां पर u का मान -15 लेने से +15 हो जाएगा। देख लीजिए ये इधर आएगा 8/10 माइनस 8/15, बोलिए। तो फाइनली मुझे बताइए एलसीएम कितने का हो गया 30 का, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। फाइनली बताइए v बराबर कितना हो गया सर, v बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। आप देख लो इस v का मान +30 सेंटीमीटर आया, +30 सेंटीमीटर। और वैसे भी आप लोगों को यह बात पता है कि सर जब वस्तु जो है यहां, ये देखो इसका F1 10 पे, F1 यहां होगा, 2F1 यहां होगा। सर वैसे भी आप लोग को पता है कि जब वस्तु जो है, सर जब वस्तु जो है हमारे F1 और 2F1 के बीच होती है तो प्रतिबिंब इसका राइट साइड बनता है, उल्टा बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मेरे भाई यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा I बनेगा, और ये I की जो दूरी होनी चाहिए सर, ये दूरी इस लेंस से कितनी होनी चाहिए सर, ये दूरी इस लेंस से होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। पहला प्रतिबिंब I बन चुका, या कहो तो आप इसको I1 बोल दो, I1। अब इसी प्रतिबिंब का ये दूसरा लेंस बनाएगा अपना प्रतिबिंब, तो आप दूसरे लेंस से इसकी वस्तु की दूरी निकालिए। भाई दूसरे लेंस के लिए वस्तु है तो 45 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर ये है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर, ये दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। 45 में से 30 घटा दो 15। तो मेरे भाई करना क्या है इस दूसरे वाले लेंस के लिए, सर इस दूसरे वाले लेंस के लिए ये 15 सेंटीमीटर बन जाएगा, वस्तु की दूरी इधर साइड है इसलिए माइनस, है ना। दूसरे वाले लेंस के लिए फोकस लंबाई ये दी गई है। अब दूसरे वाले लेंस के लिए आप एक बार लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए मेरे भाई। जब दूसरे वाले लेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मैं दूसरे वाले लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो f का मान हमारा 30, देख लो +30, v मुझे निकालना है और u का मान -15, क्योंकि इस तरफ इस वाले लेंस के लिए ये लेफ्ट है -15, ओके। तो -15 रखेंगे तो +15, देख लो 1/v, ये उधर जाएगा 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, तो मेरे भाई v का मान आ जाएगा -30। ये देखो v का मान कितना आ गया सर, v का मान आ गया -30। क्या बात है सर, v का मान -30 आ गया, मैंने कहा बिल्कुल। आप चेक कर लो, चेक कैलकुलेट था। फिर हमारा v हमारा कितना था, f हमारा 30 था, हमने यहां पर 30 रखा, -15 रखा, ये उधर आएगा, तो ये हमारा कह सकते हो -15 और -30, एकदम सही है, एकदम सही। तो -30 का क्या मतलब हुआ सर, -30 का मतलब इसका प्रतिबिंब जो है ये इसी तरफ बनेगा, इसी तरफ। अब ये यहां से -30 पे आना है, तो -30 पे यहां कहीं आएगा -30, यहां कहीं आएगा -30, ये -30 आएगा, तो ये इसका फाइनल प्रतिबिंब हो जाएगा I2। अब देखो सवाल क्या था, सवाल ये था कि मूल वस्तु और अंतिम छवि। तो मूल वस्तु ये, अंतिम छवि ये, दूरी कितनी, तो कहना ये 15 है भैया, और ये 45, ये 30, तो ये 15 हो जाएगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो 15, 15, 30, यानी सवाल का सही उत्तर मेरे भाई 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सवाल टफ नहीं है, सवाल टफ बिल्कुल भी नहीं है। मेन आपकी कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो बच्चों ये कुछ टाइप के सवाल थे जो मुझे आपको पढ़ाना था। हालांकि मैंने अभी जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर आपको पूरा कराया, उस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ये कुछ टाइप के न्यूमेरिकल बचे थे जो मुझे लगता था मुझे सॉल्व कराना चाहिए अपने बच्चों को। वो सारे के सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा दिए फिलहाल। और दूसरी एक खास बात इंपॉर्टेंट है जो आप लोग 8 मिनट सुन लीजिए बच्चों, है क्या ना, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है। अब मैं जो आगे की क्लास की इंफॉर्मेशन में देने चाह रहा था, हम लोग शाम के 7 बजे डेली जो है साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो 7 बजे आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग डेली साइंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मतलब साइंस को डेडिकेट कर देंगे। और बच्चों वो जो बेसिक साइंस वाला टाइम चल रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बेसिक साइंस वाली टाइमिंग क्या है, तो बेसिक साइंस की जो टाइमिंग है वो हम लोगों ने रात के 9 बजे कर दी है।
है ना। आज रात 9 बजे हम लोग फिर से बेसिक साइंस को पढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग बेसिक साइंस में ना एक 30 मिनट शो स्टार्ट किए हैं, यानी 30 मिनट में हम लोग एक टॉपिक को खत्म कर देंगे। बाकी आपके साइंस के लिए शाम के 7 बजे आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं कभी थ्योरी पढ़ाऊंगा, कभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके काम में बहुत आने वाला है, ठीक है। अगर आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम विधिवत पढ़ना चाह रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। माई पाठशाला एप्लीकेशन में रेलवे की तैयारी से रिलेटेड हर तरह के बैच है। आप चाहे मेरा फिजिक्स का बैच ले लो, चाहे साइंस का ले लो, चाहे आप कह सकते हो कंप्लीट फाउंडेशन बैच ले लो, और सबके दाम 200 रुपए से लेके 600 रुपए तक है, चाहे कोई भी बैच ले लो, ठीक है। बेसिक साइंस का बैच ले लो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप 96 102 411 इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आज के जो न्यूमेरिकल थे वो आपको कैसे लगे? आप न्यूमेरिकल लगाना सीखे कि नहीं सीखे, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सबकी राय चाहिए, ताकि मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल आए कि नहीं आए। कोई और टॉपिक और डिटेल में, क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि अगला जो टॉपिक होगा इस सैटरडे, आने वाले सैटरडे में मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कि 2-3 घंटे पढ़ाकर आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, क्योंकि आवर्त सारणी ना हमारे एग्जाम में बहुत आती है भैया। आवर्त सारणी 2 से 2.5 घंटा लगेगा मुझे थ्योरी बताने में, और उसके बाद फिर सिंगल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका आवर्त सारणी में छूटेगा, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। तो कमेंट करना कि अगर आपको कोई बढ़िया सी थ्योरी यूट्यूब पे पढ़नी है तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय